आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 4 का, और इस सबक का उन्वान है जन्मदिन। बच्चों ये कहानी है और जन्मदिन की कहानी है। जन्मदिन खुशियों का दिन होता है, खूब सारे खर्चे किए जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, केक वगैरह काटे जाते हैं। लेकिन ये जो कहानी है एक अलग अंदाज के जन्मदिन की है। ये उस शख्स के जन्मदिन की है कि जिसके पास चाय पीने के लिए भी पैसे नहीं हैं, रोटी के लिए भी, खाने के लिए भी उसको पूरे दिन इंतज़ार करना पड़ता है, और बड़ी मुश्किल के बाद ज़बरदस्ती उसको खाना हासिल होता है, जो उसकी ज़िंदगी के उलझनों को दिखा रहा है, परेशानियों को दिखा रहा है। ये कहानी बच्चों मलयाली ज़ुबान से तर्जुमा की गई है, मलयाली ज़ुबान की कहानी है ये, और ये वैकूम मोहम्मद बशीर की लिखी हुई कहानी है। इस कहानी को ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी ने उर्दू में तर्जुमा किया है। ये कहानी अपनी ज़ुबान की बहुत मशहूर और मारूफ कहानी है। वैकूम मोहम्मद बशीर के ज़्यादातर किस्से और कहानियाँ अवाम से जुड़े होते हैं, सच्चाई से जुड़े हुए होते हैं, हकीकत परस्ती आप करते हैं और हकीकत के लिए ही आप जाने जाते हैं। वैकूम मोहम्मद बशीर का ताल्लुक हिंदुस्तान के जनूबी सूबे केरल से है। केरला के अंदर आपकी पैदाइश हुई थी और केरला के अंदर ही आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरा है, वहीं आपका बाद में इंतकाल भी हुआ था। याकूब मोहम्मद बशीर मलयाली ज़ुबान के बहुत बड़े मुसन्निफ़ हैं, कद्दावर मुसन्निफ़ हैं, नामवर हैं। कई तरह के एजाज़ात आपको अपनी तख्लीक़ात के लिए मिले हैं, जिसमें पद्मश्री जैसा हिंदुस्तानी सतह का बहुत बड़ा अवार्ड भी इसके अंदर शामिल है, जो आपको 1982 के अंदर मिला था। और एक तख्लीकार होने के साथ साथ, मुसन्निफ होने के साथ साथ आप एक हसास शख्स और तहरीक आज़ादी के अहम कारकुन भी रहे हैं। सरगर्मियों के साथ आज़ादी की लड़ाई के अंदर आप हिस्सा लेते थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आप लोहा लेते थे, और इस वजह से आपका ज़्यादातर वक्त अपने घर से दूर गुजरा, अपने दोस्तों से, वतन के जो दूसरे साथी हैं उनसे दूर गुजरा। परेशानियों में आपका ज़िंदगी गुजर बसर हुई, लेकिन आपने फिर भी अपने पेशे को, तख्लीकात को नहीं छोड़ा, अपने असनाफ को नहीं छोड़ा, और न ही अपने वतन की आज़ादी के जज्बे को छोड़ा। मुहिब्बे वतन आप ज़िंदगी भर बने रहे। तो वैकूम मोहम्मद बशीर की कहानी है जन्मदिन, जो बड़ी खूबसूरत है, जिसका हम मुताला करेंगे। सबक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम वैकूम मोहम्मद बशीर के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे। वैकूम मोहम्मद बशीर कौन है, किस तरह की तख्लीकात लिखते हैं, आपके अंदाज़ क्या है, तर्ज तहरीर क्या है, इन हवालाजात से हम सबक के पहले हिस्से के अंदर मालूमात हासिल करेंगे। दूसरे और तीसरे हिस्से के अंदर हम सबक जन्मदिन का मुताला करेंगे, और इसके बाद जो चौथा हिस्सा होगा वो इस सबक से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवालों के जवाबात पर मुनहसिर होगा। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, जिसका उन्वान है वैकूम मोहम्मद बशीर का तारुफ। बच्चों, मैंने आपको बताया कि मलयाली ज़ुबान से आपका ताल्लुक था, मलयाली ज़ुबान के जानकार थे। दूसरे जो मुसन्निफ़ीन हैं और नाक़दीन हैं, इनकी ज़ुबान में कमियां निकाला करते थे, गलतियां निकाला करते थे, लेकिन इनका कहना था कि जो मैं लिखता हूं वही असल मलयाली ज़ुबान है और वही मलयाली होनी चाहिए। तो इनको अपने लिखने के ऊपर, अपनी मलयाली ज़ुबान जानने के ऊपर फ़ख्र था। हालांकि लोगों से कहा करते थे कि मैं मलयाली का जानकार नहीं हूँ। मलयाली द्रविड़ ज़ुबान है जो केरल और उसके आसपास के इलाकों के अंदर बोली जाती है। तो बच्चों, हम इनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे, तारुफ हासिल करेंगे, और सबक का ये पहला हिस्सा है जिसको आपको बड़े गौर व फिक्र के साथ पढ़ना है। बहुत अहम सबक है आपके लिए ये। और शुरू करते हैं हम। वैकूम मोहम्मद बशीर। वैकूम बच्चों एक जगह का नाम है जो केरल के अंदर ही है, और इस जगह के ऊपर आपकी शुरुआती तालीम मुकम्मल हुई थी। साथ ही गांधी जी से आपकी मुलाकात हुई थी। गांधी जी से मुलाकात कैसे हुई थी? वैकूम के अंदर 1924 के अंदर गांधी जी का आना हुआ था। गांधी जी जब 1924 के अंदर वैकूम के अंदर आए, तो आप भी मोहम्मद बशीर, उस वक्त मोहम्मद बशीर नाम था, वहां गांधी जी की मुलाकात के लिए गए। काफी भीड़ थी, बहुत सारे लोग उस सत्याग्रह में उस वक्त वैकूम के अंदर जमा थे गांधी जी की आमद के लिए, गांधी जी की इस्तकबाल के लिए। ये भी वहां चले गए और भीड़ से निकलते निकलते किसी तरह ये गांधी जी की कार तक पहुंच गए। गांधी जी की कार तक भी पहुंच गए और इन्होंने गांधी जी के हाथ को भी छू लिया, गांधी जी के हाथ को भी पकड़ लिया था। इस बात ने आपको बहुत मुतासिर किया, क्योंकि गांधी जी को आप बहुत ज्यादा मानते थे। गांधी जी की वजह से ही, बचपन से ही, तालिब इल्मी के दौर से ही आप तहरीक आज़ादी से जुड़ गए थे। अब तहरीक आज़ादी के अंदर जिस शख्स को खुदा का दर्जा दिया गया है,
जिस शख्स को तहरीक आज़ादी के नाम से ही जोड़ दिया गया है वही शख्स सामने आ जाए और उसका हाथ भी पकड़ने का मौका मिल जाए तो एक मुहिब्बे वतन के लिए उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती थी। गांधी जी उस वक्त बहुत बड़ी शख्सियत थी। मुल्क के कोने कोने के अंदर गांधी जी जा रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के सुर फूंक रहे थे, जगह जगह बगावत के ऐलान हो रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ तरह तरह की तहरीकें चलाई जा रही थी। वैकूम में भी जब गांधी जी गए और तो गांधी जी के हाथ को मोहम्मद बशीर ने छू लिया। इस बात से ये बहुत खुश हुए और उस जगह के नाम को ही, वैकूम को ही अपने नाम के साथ मंसूब कर लिया। ये जो हाथ छूने वाला वाकया है, ये किस्सा इन्होंने कई बार अपने अफसानों में, अपनी कहानियों के अंदर बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ सुनाया है। बड़े खुश हो के ये किस्सा ये सुनाया करते थे। तो इसके बाद मोहम्मद बशीर नाम था और जब गांधी जी इसके इनकी मुलाकात हो गई, गांधी जी के हाथ को छू लिया तो इन्होंने अपना नाम वैकूम मोहम्मद बशीर कर लिया। 1910 में पैदा हुए थे और 1994 के अंदर आपका इंतकाल हुआ। पैदाइश के सन के अंदर इनके इख्तिलाफात है, तो 1994 में ये इंतकाल कर गए थे। वैकूम मोहम्मद बशीर की बलादत केरल में हुई। केरल में ये पैदा हुए थे और उनकी वालिद इमारती लकड़ी के ठेकेदार थे। कारोबार में बड़े नुकसान से दो चार होने की वजह से इनका घराना गरीबी और तंगदस्ती का शिकार हो गया। बचपन से ही, कम उम्र से ही आपके जो वालिद हैं, इनकी जिंदगी तंगदस्ती में गुजरी, तंगहाली के अंदर इनकी गुजरी थी। जब वालिद की आमद कम है तो पूरा परिवार परेशान होना लाजमी है। पूरा परिवार, आप खुद भी वजह से परेशान रहते थे। तो आपकी तालीम किसी बड़े स्कूल में नहीं हो पाई थी। शुरुआती तालीम आपकी घर के करीब ही एक मलयाली स्कूल में हुई। वहां आपने मलयाली जुबान सीखी, दरस व तदरीस आपने हासिल की और उसके बाद आपको घर से दूर वैकूम, जो लगभग 5-1 किलोमीटर आपके घर से दूर था, वहां आपको भेजा गया और वहां एक अंग्रेजी स्कूल में आपका दाखिला कराया गया। मोहम्मद बशीर बचपन ही से बड़े ज़हीन और मिलनसार इंसान थे। निहायत हसास तबीयत रखते थे। 10-11 बरस की उम्र में वो आज़ादी की तहरीक में शामिल हो गए। जब उनको लगा कि हिंदुस्तान गुलाम है, गुलाम बनाकर हमें सताया जाता है, परेशान किया जाता है, तो आप भी दूसरे लोगों की तरह, उस वक्त एक ग्रुप था जिससे आप जुड़े हुए थे, उस ग्रुप के सभी लोग अंग्रेजों के खिलाफ बातें किया करते थे, अंग्रेजों को यहां से निकालने के लिए तरकीबें लगाया करते थे, तरह तरह के तहरीकें शुरू किया करते थे। तो उन लोगों की जद में आप भी आ गए, उनके दायरे में शामिल हो गए और उनके साथ उनकी तहरीक में ये शामिल हो गए। तो 10-11 साल की उम्र के अंदर ही आप तहरीक आज़ादी में शामिल हो गए थे। उसकी वजह से इन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। रफ्ता रफ्ता उनकी सियासी और इनकलाबी सरगर्मियां इतनी बढ़ गई कि उनकी वजह से उन्हें केरला भी छोड़ना पड़ा। बच्चों, वैकूम मोहम्मद बशीर की जिंदगी जो है बहुत दुखों के साथ गुजरी है, सदमों और हादसात के साथ गुजरी है। पूरी जिंदगी इनको अपने घर से बाहर रहना पड़ा है, जगह जगह ये भागते फिरे हैं, अलग अलग मुल्क की इन्होंने सैर करी है। हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान के बाहर भी आप गए हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर आप गए हैं, क्योंकि शुरुआत से ही आप तहरीक आज़ादी में शामिल थे। जब आपका, मैंने बताया अभी, वैकूम के अंग्रेजी स्कूल में आपका दाखिला कराया गया था, वहां पर आप उस तहरीक आज़ादी के ग्रुप से जुड़ गए और उस ग्रुप की जो तहरीकात हैं, जो वहां पर काम हो रहे थे, उसमें अहम रुकन के हिसाब से आपने हिस्सा लिया, सरगर्मियों के साथ हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस वजह से अंग्रेजों के पास आपका नाम गया तो आपके खिलाफ कार्यवाहियां होने लगी, तो आपको केरल छोड़ना पड़ा। छोटी उम्र के अंदर ही आप वहां से निकल गए थे और फिर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, अलग अलग जगहों के ऊपर छिपते फिरे, जिसमें अजमेर भी शामिल है। राजस्थान के अजमेर में भी आप कुछ वक्त कयाम करके गए हैं। तो मुल्क के हर सूबे के अंदर आप रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह आप घूमे हैं और अलग अलग जगहों के ऊपर अलग अलग नाम बदल के, अलग अलग हालात में अलग अलग पेशा इख्तियार करके आप रहे हैं। हर तरह का पेशा आपने इख्तियार किया है। आप दर्जी भी बने हैं, मोची भी बने हैं, सब्जी और फ्रूट बेचने वाले ठेले भी आपने लगाए हैं, होटलों के ऊपर काम भी आपने किया है, लोगों के बर्तन भी धोए हैं, सफाई का काम करने वाले नौकर भी बनकर लोगों के साथ रहे हैं। तो पूरी जिंदगी इन्होंने अपने वतन के लिए वक्फ कर दी थी, पूरी जिंदगी अपने वतन की खिदमत के लिए ये लगे रहे। अब उसका जो कीमत इनको चुकानी पड़ी वो इन्होंने चुकाई है। अपने मुल्क से दूर होना पड़ा, अपने केरल से दूर होना पड़ा, अपने साथियों से, अपने घर वालों से दूर इनको जाना पड़ा। शादी इनकी बहुत बड़ी उम्र के अंदर हुई थी, तकरीबन 50 साल की उम्र के अंदर आपकी शादी की गई थी। तो बहुत अजीम शख्सियत है, बहुत बड़े कारनामे इन्होंने वैकूम मोहम्मद बशीर ने किए हैं। वो बेसरो सामानी के आलम में मुख्तलिफ हिस्सों में घूमते फिरे और तरह तरह के लोगों से मिलते जुलते रहे, क्योंकि
अंग्रेजों ने अपनी पुलिस इनके पीछे लगा रखी थी, सीआईडी इनके पीछे लगी हुई थी, बड़े जो अफसरान हैं वो इनका ताकुब कर रहे थे। तो बेसरोसामानी, यानी जहां से इनको लगता है कि अब मेरे यहां पकड़े जाने का डर है, कई तरह के वारंट इनके खिलाफ निकले हुए थे, गिरफ्तारियों के हुक्म निकले हुए थे। तो जहां इनको लगता कि अब मुझे यहां पर पकड़ा जा सकता है, अब मुझे यहां गिरफ्तार किया जा सकता है, ये वहां से निकल जाते और किसी दूसरे शहर की तरफ चले जाते। फिर वहां पर नई जिंदगी शुरुआत होती, नई जिंदगी चलती। जो कुछ इनके जानने वाले हैं वो कुछ खाने पीने के लिए दे देते, वरना फाका कशी ज्यादातर इनके वक्त के अंदर हुआ करती थी। ये जो कहानी जन्मदिन है, ये जन्मदिन की कहानी भी उसी फाका कशी का किस्सा है। उसी दरबदरी के अंदर एक दिन ऐसा भी आता है जो इनका जन्मदिन होता है, और जन्मदिन के ऊपर आप जानते हो खुशियां होती हैं, लेकिन हमारे मुसन्निफ का जन्मदिन फाके के अंदर गुजरा था। एक चाय भी नसीब नहीं हुई थी और रोजाना जिंदगी का यही हाल था। लेकिन मुहिब्बे वतन थे, वतन की खातिर, वतन की आजादी की खातिर कुछ भी करने का जज्बा अपने अंदर रखते थे, कुछ भी करने का मादा अपने अंदर रखते थे, और वो अपने वतन की खातिर, खिदमत की खातिर किया भी करते थे। ये दौर तजुर्बात के लिहाज से उनकी जिंदगी में खास अहमियत रखता है। और बच्चों, यही वो दौर था, कौन सा, 15 साल की उम्र से लेकर 27 साल की उम्र तक, जब आप बाहर रहे, भागा दौड़ी करते रहे, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पेशों के साथ अपनाते रहे। तो इस दौर में आपको तजुर्बे हासिल हुए, बहुत सारे तजुर्बे आपने हासिल किए, दुनिया की सच्चाई देखी, कड़वाहट देखी, अच्छे और बुरे का फर्क देखा आपने, दोस्तों और दुश्मनों का अंदाज देखा कि दोस्त किस तरह मिलते हैं, दुश्मन किस तरह मिलते हैं। बहुत सारे तजुर्बे आपको इस जिंदगी के अंदर, जिंदगी के इस हिस्से के अंदर हासिल हुए। और जो आपकी ज्यादातर तख्लीकात हैं वो जिंदगी के इन्हीं तजुर्बात के ऊपर मुबनी है। आपको अगर इनके बारे में पूछा जाए, कलाम की खुसूसियत पूछा जाए, तो आपके कलाम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपके अफसाने, आपकी कहानी जिंदगी के तजुर्बात के ऊपर मुबनी है। ज्यादातर के अफसाने कहानी वो इस तरह से लिखते हैं कि जैसे खुद पर बीती हुई कहानी बता रहे हैं। कहानी भी खुद की जिंदगी की कहानी होती थी कि जैसे वो खुद की सवाने हयात बयान कर रहे हैं। इस अंदाज में आपके अफसाने, आपकी कहानियां मिलती हैं। उन्हें रफ्ता रफ्ता यकीन होता गया कि जिंदगी अपनी रंगारंगी के बावजूद दुनिया में हर जगह एक जैसी होती है। हर फर्द अपनी पैदाइश और मौत के दरमियान वक्फे के न किसी तौर पर गुजार देने की जद्दोजहद में मसरूफ रहता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घूमे हैं, ये हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों के अंदर गए हैं, और वहां पर आपने मजबूरियां देखी हैं, वहां भी आपने कशमकश देखी है। तो आपने ये सबक हासिल किया कि जिंदगी हर जगह एक जैसी है, चाहे वो केरल हो, कश्मीर हो, या फिर वो कन्याकुमारी हो। हर जगह दुनिया के अंदर जिंदगी का एक ही रंग है, रंगारंगी भी है और परेशानी भी है, दोनों चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन जिंदगी अपना काम करती रहती है, जिंदगी अपनी आसानियों को मुश्किलात में और मुश्किलात को आसानियों में बदलती रहती है। यानी काम होता भी रहता है और काम रुकता भी रहता है, एक ही साथ में दोनों, जैसे रेल की पटरी की चलती है ना, दोनों मुतवाजिन, इसी तरह से जिंदगी भी अच्छाई और बुराई के साथ सीधे चलती रहती है, आगे चलती रहती है। मोहम्मद बशीर ने 1937 के आसपास लिखना शुरू किया। उस वक्त उनकी उम्र 27 साल थी। अब ये वो उम्र थी जब आपने सारे तजुर्बे हासिल किए थे, यहां तक आप भागा दौड़ी के अंदर थे, इसके बाद आप जेलों के अंदर रहे हैं। तो जब जेलों के अंदर रहे तो उस वक्त आपने लिखना शुरू किया। इससे पहले आप तहरीकों में हिस्सा लेते थे, आज़ादी की तहरीक के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और फरारी के अंदर अपनी जिंदगी काट रहे थे। तो जब आप मफरूर थे उस वक्त आपने तजुर्बे हासिल किए, और जब आप गिरफ्तार हो गए तो आपने लिखना शुरू किया। और जो पहली तख्लीक है आपकी वो 27 साल की उम्र के अंदर सामने आई। वो जिंदगी का जो वसी और रंगारंग तजुर्बा हासिल कर चुके थे उससे बहुत कम लोग गुजरते हैं। दरअसल यही तजुर्बात बशीर की जिंदगी के कीमती सरमाए की हैसियत रखते हैं। यही वो तजुर्बात हैं जो उन्होंने 27 साल की उम्र तक हासिल किए थे, जो उनके अफसानों और कहानियों में नजर आते हैं। और इन्हीं तजुर्बात की वजह से आपके अफसाने और कहानियां मशहूर हुए हैं। वो इंसान से जुड़े हुए हैं क्योंकि वहां सच्चाई बयान की जा रही है, वहां माहौल बयान किया जा रहा है, वहां पर हकीकत परस्ती हो रही है, हकीकत निगारी की जा रही है। इसीलिए आप इतने मकबूल हुए हैं। वैकुम मोहम्मद बशीर की पहली अहम तख्लीक बचपन के साथी, ये 1944 के अंदर तबे हुई थी, जिसे उन्होंने अपनी किताब जिंदगी का एक वर्क करार दिया है। किताब जिंदगी यानी जिंदगी की किताब का एक वर्क इन्होंने बचपन के साथी को करार दिया है। ज्यादातर आपकी तख्लीकात आपकी खुद की जिंदगी से जुड़ी हैं, जिंदगी की किताब है।
हम जन्मदिन की कहानी जब पढ़ेंगे तो जन्मदिन भी वैकूब मोहम्मद बशीर के एक जन्मदिन की रुदाद है, इनके एक जन्मदिन का किस्सा है जिसका हम मुताला करने वाले हैं। तो ज्यादातर आपकी कहानियां जो आप किस्से हैं वो आपकी जिंदगी का आईना है, जिंदगी की किताब के पन्ने हैं जो निकल निकल कर हमारे सामने आते हैं। इस कहानी ने मलयालम के अफसानवी अदब को नई राह दिखाई। मोहम्मद बशीर की कहानियां जिंदगी की हकीकतों से लबरेज हैं। उन्होंने जो कुछ लिखा उसकी बुनियाद उनके हकीकी तजुर्बे थे। वो अपनी बात निहायत सादा, सलीस और आम फहम अंदाज में लिखने पर कुदरत रखते थे। मलयालम नावल और अफसाने की जुबान पर उनकी तख्लीकात के गहरे असरात हैं। उनका एतराफ़ कई नक्कादों ने भी किया है। आपकी जो जुबान थी वो सादा जुबान थी, आसान जुबान थी, सलीस जुबान के अंदर आप लिखा करते थे। और बड़ी बात यह है कि मलयालम अदब को आपने नई शान बख्शी, क्योंकि आपसे पहले मलयाली के अंदर लिखने वाले बहुत कम थे और जो लिखते भी थे वो बड़े पाए के अदीब नहीं थे, ऊंचे पाए के अदीब नहीं थे। लेकिन जब आपने लिखा तो दूसरे अदीबों ने इनका असर कबूल किया, अपनी तख्लीकात में इनका अंदाज अपनाया और इनके अंदाज से इनको लिखना शुरू किया। और फिर बच्चों शुरू में तो ये मलयाली में लिखा करते थे, लेकिन जब इनकी कहानियां, इनके अफसाने दूसरी जुबानों में मुतरजिम हुए, दुनिया भर की जुबानों के अंदर आपकी कहानियां तर्जुमा की गई हैं। सिर्फ हिंदुस्तानी जुबानें नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी आप पढ़े जाते हैं और बहुत खूबसूरती से पढ़े जाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़े जाते हैं। रूसी जुबान में आपकी कहानियों का तर्जुमा किया गया है, अंग्रेजी जुबान में तर्जुमा किया गया है, अरबी और फारसी में भी आपकी लिखी हुई तख्लीकात के तर्जुमे किए गए हैं और वहां भी बहुत पसंद किए जाते हैं। बहुत उम्दा किस्म के आप लिखने वाले हैं। तो आपके लिखने का असर है, आपकी जुबान का असर आपकी खुद की जुबान को फराग दे गया। लेकिन ऐसा होता है अमूमन कि जुबान अपने लिखने वाले के लिए एक माँ की हैसियत रखती है, उसको बढ़ाती है, उसको परवरिश करती है। लेकिन यहां पर वैकूब मोहम्मद बशीर ने अपनी जुबान की परवरिश की है। ये अपनी जुबान के लिए माँ की तरह सामने आते हैं। इन्होंने अपनी जुबान को जो सादगी है वो निकाल कर सामने रखी है। मलयाली जुबान के अंदर आप लिखते थे, बहुत सारे एडिटर वगैरह, मैं आपको भी बता चुका हूं पहले, आपकी जुबान में लिखने के अंदाज में, आपके इमला वगैरह में कमियां कजियां निकालता करते थे, गलतियां निकाला करते थे और सुधार करने के बाद छापा करते थे। जब आपने सुधार करने के बाद छापी गई अपनी तख्लीकात को देखा तो बड़े नाराज हुए, उन एडिटर्स पे नाराज हुए और उनको डांटा आपने कि जैसा मैं दूं वैसा ही आपको लिखना है, मेरी तख्लीकात में कोई तब्दीली करने का आपको हक नहीं है, जरा से भी हर्फ की आपको रब्दो बदल नहीं करनी है, इधर से उधर नहीं करना है। और फिर जब आपने सख्ती के साथ पेश आए तो उसी अंदाज में लिखा जाने लगा जो आप लिखते थे। तो आप ये कहते थे कि मेरी जो जुबान है वो असल मलयाली जुबान है, यानी जो सुधार के बाद मलयाली होगी वो मलयाली नहीं है। मैं जो लिख रहा हूं जिसमें कमियां हैं, कजियां हैं, यही असली मलयाली जुबान है। तो आपने मलयाली जुबान को जान बख्शी, नई मलयाली जुबान को नई तर्ज और इनके लिखने वाले अदीबों को एक मवाद फराहम कराया कि इस अंदाज में आप लिख सकते हैं। वैकूब मोहम्मद बशीर को उनके अदबी खिदमात के पेश नज़र कई इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया है। 1970 में साहित्य अकादमी फेलोशिप मिली आपको, 1982 में हुकूमत हिंद की तरफ से पद्मश्री का एजाज मिला और 1987 में कालीकट यूनिवर्सिटी ने अपने इस अजीम फनकार को जो रस्मी तालीम हासिल ना कर सका था, डॉक्टर ऑफ लेटर्स की एजाजी सनद दी गई, डॉक्टरेट की सनद आपको दी गई। जबकि आप जो तालीम है उस तालीम को सही तरीके से हासिल नहीं कर सके थे, लेकिन फिर भी आप तालीम याफ्ताओं से काफ़ी आगे थे। मोहम्मद बशीर ने इंतकाल से पहले अपना आखिरी मजमून इन अल्फाज पर ख़त्म किया था। ये जो मजमून का हिस्सा है बच्चों, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये आपकी हसासियत को दिखाता है कि आप इंसानी हमदर्दी के जीते जागते मुजस्समे थे, इंसानी हमदर्दी, इंसानी दोस्ती के पैरोकार थे, लोगों को जोड़ने की बात किया करते थे, हमदर्दी आप लोगों के साथ दिखाया करते थे और इसी हमदर्दी और हसासियत के साथ ही आप तहरीक आज़ादी से जुड़े हुए थे। वतन को आज़ाद करने की आप कोशिश किया करते थे, कोशिश कर रहे थे। तो उनके आखिरी जो अल्फाज थे, आखिरी मजमून में आपने लिखे हैं वो ये हैं कि मैं अपने सफ़र के खात्मे पर पहुंच रहा हूं, कौन जाने शायद ये किसी दूसरे सफ़र का आगाज़ हो, वक्त सिर्फ खुदा की खज़ा में है, खजाने में है, वही हमारी राह मुतय्यन करेगा। मैं दुनिया की खुशहाली की तमन्ना करता हूं और हर फर्द बशर की मसरत और उसके सुकून और इत्मीनान की दुआ करता हूं। और इन अल्फाज
जो इस मजमून में अल्फाज दिए गए ये इनके आखिरी अल्फाज साबित हुए। इसके बाद 1994 में आपका इंतकाल हो गया था। तो बच्चों ये है बेयकूब मोहम्मद बशीर की ज़िंदगानी के हवाले से और तर्ज तहरीर खुसूसियात कलाम के हवाले से अहम मालूमात, जिसे आपको लिख लेना है। लिखने के बाद जो अहम नुक्ते हैं उनको आप याद भी करें ताकि आपके लिए आसानी रहे। बेहपुर के सुल्तान के नाम से आप जाने जाते थे और मलयाली ज़ुबान को फ़रोग़ आपने दिया है। दुनिया भर की ज़ुबानों के अंदर बेयकूब मोहम्मद बशीर के अफ़साने और कहानियाँ तर्जुमे हुए हैं और तर्जुमा होने के बाद बहुत मशहूर और मकबूल भी हुए हैं। यहाँ पर बेयकूब मोहम्मद बशीर की कहानी जन्मदिन हमारे मुताले के लिए दी गई है, जिसका हम सबक के अगले हिस्सों के अंदर मुताला करेंगे। इस कहानी के अंदर एक अपनी ज़िंदगी की एक दिन की दास्तान बताई गई है। बताया गया है कि जन्मदिन आम इंसानों के लिए खुशी का दिन होता है, मिठाइयाँ वगैरह केक वगैरह का इंतज़ाम होता है, हर तरह की खुशियाँ उसको नसीब होती हैं, दुआओं से नवाजा जाता है। लेकिन एक मुहिब वतन अपना जन्मदिन किस तरह से बताता है, जो वतन के लिए आज़ादी के लिए घर छोड़ चुका है, दोस्त छोड़ चुका है, उसका जन्मदिन किस तरह से बनता है, किस तरह से उसका जन्मदिन मनाया जाता है, ये इस कहानी जन्मदिन में बताया गया है। तो अगले हिस्से में हम इस कहानी का मुताला करेंगे। अगले हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।